अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग विज़ लाहौर से नदीम नूर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं। मूड और मिजाज के मसलों पर प्रोग्राम लेकर हर बुध आपके पास हाज़िर होते हैं। हमारे साथ हस्ब साबिक मिसामना नवाज़ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और मूड डिसऑर्डर्स के इलाज में ख़ुसूसी महारत रखती हैं। मिसामना, वेलकम टू द शो। थैंक यू। पिछले शोज़ में काफ़ी तफसील से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात हुई। आज हमें इस हवाले से आपकी बातचीत और गाइडेंस की ज़रूरत होगी कि मूड डिसऑर्डर्स में ख़ास तौर पे बाइपोलर डिसऑर्डर में जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर और रिस्क एवेल्यूएशन की ख़राबियाँ और रिस्क से मुतल्लिका मसाइल में जो ख़राबी पैदा होती है उस पर कुछ हमें बताइए, फिर उसकी हैंडलिंग पर भी बात करेंगे। जी, रिस्क टेकिंग की अगर हम बात करें, बहुत कॉमन है ये एक सिम्टम, रिस्क लेना और ख़ास तौर पर फुलिश रिस्क लेना, ऐसे रिस्क जो बगैर सोचे समझे लिए जाते हैं मूड डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स में, ये बहुत कॉमन है। दूसरा ये कि वो फिर रिस्क जब लेते हैं तो उसके बाद उसके काफ़ी मनफी नताइज का सामना भी उनको उसके बाद रहता है। ये बेसिकली ये एक बायोलॉजिकल रीज़न है इसके पीछे कि क्यों मूड डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट्स होते हैं या जो बाइपोलर डिसऑर्डर ख़ास तौर पे जो उनके पेशेंट्स होते हैं, तो वो क्यों रिस्क टेकिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्यों इतने इम्पल्सिव होते हैं। जब ब्रेन स्टडी की गई, ब्रेन इमेजिंग के थ्रू जब स्टडी किया गया ब्रेन को, तो पता ये चला कि जो मूड डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं उनके ब्रेन में वो हिस्से जो कि रिवॉर्ड को रेगुलेट करते हैं, यानी एक ब्रेन का एक पार्ट है जिसे न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस कहते हैं, जहाँ से जो कि प्लेयर सेंटर कहते हैं उस हिस्से को, और जहाँ से सबसे ज़्यादा ये डोपामीन के जो रिलीज़ है वो होता है और पूरी पाथवेज जो है वो डोपामीन की निकलती हैं। और ये वो केमिकल है ब्रेन का कि जो कि रिवॉर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से हमें प्लेयर मिलता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन में इजाफा होता है। तो ये वाला जो हिस्सा है डोपामीन का, न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस, जो ये वाला हिस्सा है ब्रेन का, बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स में ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है जब अगर हम कंपेयर करें बाकी लोगों से जिनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बाकायदा इसकी बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि क्यों कोई रिस्क टेकर होता है, क्योंकि ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर में रिस्क टेकिंग का एलिमेंट है वो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा बज़ देता है, मज़ा देता है, उनको उसमें प्लेयर मिलता है, जिसकी वजह से उनका दिल करता है कि कुछ ऐसा कुछ स्टिमुलेटिंग होना चाहिए, और वो ऐसे रिस्क ले लेते हैं जो कि बाद में इसका उनको मनफी नताइज का सामना करना पड़ता है। तो ये वाला जो रिवॉर्ड वाला सेंटर है ये ज़्यादा एक्टिव होता है। और डोपामीन की जब हम बात करें तो डोपामीन ये वही केमिकल है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया में भी जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर भी जब डोपामीन लेवल बहुत बढ़ जाता है तो उनको वो कुछ ऐसा महसूस करते हैं जो कि हकीकत में नहीं होता। जैसे कई दफ़ा कुछ ऐसी आवाज़ें आना जो कि हकीकत में नहीं होती, कोई और सुन नहीं पाता, या कुछ ऐसा नज़र आना, या कुछ ऐसे ख़यालात जिनका हकीकत में कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर हम डोपामीन को डेप्थ में स्टडी करें तो ये वो केमिकल भी है जो कि साइकोसिस का एलिमेंट है, जिसमें हमारी रियलिटी से कोई कांटेक्ट नहीं रहता, और इसमें जब ये बढ़ता है तो हमारी सैनिटी जो है वो भी अफेक्ट होती है डोपामीन के बहुत ज़्यादा बढ़ने से। तो ये जो बाइपोलर में रिस्क टेकिंग का है वो डेफिनेटली ये जो फुलिश रिस्क लेते हैं, और ख़ास तौर पर मीनिया के एपिसोड में पेशेंट्स जो फुलिश रिस्क ले लेते हैं उस वक्त इतनी सैनिटी उनको इजाज़त नहीं देती कि वो प्रॉपर जजमेंट कर सकें कि इसके बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, या इसके बाद मुझे क्या नुकसान हो सकता है या किसी और को क्या नुकसान हो सकता है। तो ये वजह है कि जिसकी वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर में या बाकी जो मूड डिसऑर्डर्स हैं जैसे डिप्रेशन हो गया, तो उसमें ये जो रिस्क लेने की टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे फ़ैसले कर जाना जो कि सिर्फ एक इम्पल्स आई है दिमाग में, एक ऐसी एक सोच आई है कि अभी ये करना है, तो उसके बाद फिर उस पर एक्ट आउट करते हैं और बाद में इसका जो है नतीजा कोई इतना अच्छा नहीं निकलता। तो हम उन रिस्क की बेसिकली बात कर रहे हैं। ये वो रिस्क नहीं है जो कि थोड़े बहुत रिस्क तो हम सभी लेते हैं और लेने की ज़रूरत भी होती है। लाइफ में रिस्क का एलिमेंट तो शुरू से होता है। बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो भी एक रिस्क ही लेता है पहली दफ़ा, जब बोलना शुरू करता है, जब कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी आगे पढ़ाई के लिए जाता है, तो ये सब रिस्क ही हैं। फिर आगे बिज़नेस करना,
शादीशुदा ज़िंदगी में जाना, ये सब एक रिस्क हैं जो सब लेते हैं। लेकिन ये जो हम रिस्क की बात कर रहे हैं, मूड डिसऑर्डर्स के रिस्क, ये वो रिस्क हैं जिसमें कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो पेनफुल ज़्यादा हो सकते हैं, यानी जो नतीजे हैं उनमें तकलीफ़ ज़्यादा हो सकती है, उसमें नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं। और अगर हम बात करें ख़ास तौर पर कि कौन से रिस्क हैं, किस तरह के रिस्क हैं तो जो कि लिए जाते हैं मूड डिसऑर्डर्स में, तो वो एक रिस्क जो कॉमन है वो हेल्थ से रिलेटेड रिस्क है जो कि लिया जाता है। जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर में ओवर ईटिंग का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो भी इम्पल्सिविटी की वजह से ही है, यानी वो रिस्क टेकिंग ही एक है जिसमें अपनी सेहत का ख्याल ना रखा जाए। कई दफ़ा ऐसी ड्रग्स का इस्तेमाल करना जो कि मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, तो इस तरह के भी रिस्क होते हैं। फिर बाइपोलर डिसऑर्डर में या बाकी मूड डिसऑर्डर में फ़ाइनेंशियल रिस्क भी लिए जाते हैं, जैसे कि ओवर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा जो है वो कर बैठना, या कहीं इन्वेस्ट कर बैठना बहुत ज़्यादा, या कुछ चीज़ें बेच देना, कोई महंगी चीज़ सस्ते में बेच देना, या कुछ बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ें ख़रीद लेना जिसकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत भी नहीं है, या कोई नए बिज़नेस वेंचर्स में चले जाना और फिर उनको वहीं पर अधूरा छोड़ देना, या ऐसी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हो जाना जिसमें ज़्यादा नुकसान बाद में भरना पड़े। और ये वो रिस्क हैं जो कि एज सच शुरू में ही सोचे समझे रिस्क नहीं थे। यानी यूजुअली लोग बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें एक रिस्क तो ज़रूर उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई प्लान ज़रूर होता है कि अच्छा अगर नुकसान होगा तो फिर कोई प्लान बी भी होता है। लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर में यूजुअली मूड डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स जो रिस्क लेते हैं वो कैलकुलेटेड नहीं होते, वो सोचे समझे नहीं होते, और वो सिर्फ एक इम्पल्स और एक जो लहर आती है एक मूड की उसके अंदर लिए जाते हैं। फिर कुछ रिस्क जो है वो सेफ्टी के हवाले से भी लिए जाते हैं, जैसे कि रैश ड्राइविंग करना, जैसे वन व्हीलिंग करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सेफ्टी के उसके कॉन्टेक्स्ट में देखी गई हैं कि सेफ्टी के हवाले से भी काफ़ी रिस्क जो है वो ले लिए जाते हैं। तो ये कुछ जनरल रिस्क हैं जो कि मूड डिसऑर्डर्स के पेशेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और उसके पीछे एक बाकायदा जो है वो बायोलॉजी जो है वो एग्जिस्ट करती है। आपने अभी कुछ अहम बातें की हैं, स्टेप बाय स्टेप उन सारी बातों में मज़ीद आपसे पूछते हैं, जानते हैं कि उनको डिटेल में ताकि समझा जा सके। आपने अभी रिस्क का वर्ड यूज़ किया, तो और साथ में ये भी बताया कि रिस्क तो ज़िंदगी के तमाम मामलात में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर या मूड डिसऑर्डर्स का रिस्क तो फिर किसी प्लानिंग या किसी सोच समझ या किसी मशवरे के बग़ैर होने का भी आपने बताया। तो ऐसे मौके पर जब उस मुतासरा इंसान को, उस इंसान को जो अपने लिए अच्छा फ़ैसला नहीं कर रहा, अपने ब्रेन केमिकल्स की ख़राबी से, अपने दिमाग में होने वाली एक्टिविटी की वजह से, और उस बेचारे को ख़ुद भी नहीं पता, तो अगर उस वक़्त उसे दूसरे लोग समझाने की कोशिश करें और उसको कहें कि सलाह मशवरा करें, तो फिर क्या होता है? क्या इस तरह वो मान जाता है या इस तरह मनाया जा सकता है? ये बहुत आम है कि घरों में ख़ास तौर पर अगर पेशेंट जो है उसका मसला फ़िज़िकल है, यानी बायोलॉजिकल मसला है, लेकिन घर वाले कई दफ़ा ये गलती करते हैं कि वो समझते हैं कि कोई शायद मसला जो है वो साइकोलॉजिकल है, बात समझा देंगे, थोड़े काउंसलिंग कर देंगे तो शायद ये समझ आ जाएगी। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि मसला साइकोलॉजिकल होता है, लेकिन असेसमेंट ये होती है कि शायद कोई साइकेट्रिक मसला है। तो इसमें भी थोड़ी डिस्टिंक्शन थोड़ी करने की ज़रूरत है कि साइकेट्रिक मसले जो होते हैं, यानी उनके पीछे बाकायदा कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे ब्रेन के, और वो कोई बातचीत उस केमिकल्स को ठीक नहीं कर सकती है, कोई नसीहतें ठीक नहीं कर सकती हैं, कोई लाड प्यार या पेशेंट की बात मान के वो मसले ठीक नहीं हो सकते। उसके लिए बाकायदा मेडिसिन की ज़रूरत होती है। और बाइपोलर डिसऑर्डर की मैनेजमेंट या जितने भी मूड डिसऑर्डर की मैनेजमेंट है उसमें एक असूल हमेशा प्रायोरिटी पे रहना चाहिए, और वो ये कि ट्रीट द सिम्टम्स फर्स्ट। सिम्टम्स को सबसे पहले ट्रीट करें, यानी पेशेंट अगर किसी केमिकल के इन्फ्लुएंस में है तो फिर हम उससे उम्मीद नहीं रख सकते कि इससे बात करेंगे तो वो समझ जाएगा। तो पहला असूल ये है, यानी रूल ऑफ द थंब ये है कि आपने पहले
उसके जो है वो सिम्टम्स को एड्रेस करने हैं, और सिम्टम्स को एड्रेस करने के लिए उसको मेडिकेशन की ज़रूरत होगी। जब पेशेंट इतना रिसेप्टिव हो जाएगा, उसके केमिकल सेटल्ड हो जाएंगे ब्रेन के, फिर वो बातचीत जो है वो समझता है। लेकिन आमतौर पर घर वाले नसीहतें करते हैं, कई दफ़ा उसको किसी और से कंपेयर करते हैं कि उसको देखो, तुम्हें देख के तुम्हें होना चाहिए कि तुम्हारे जैसे और लोग हैं वो कहाँ पहुँच गए हैं, तो तुम भी वैसा करो, या तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है, या कई दफ़ा उसको डांट फटकार से उसको ठीक करना चाह रहे। नीयत ये होती है पीछे के उसको समझ आ जाएगी, खुद ब खुद वो चीज़ें जो है वो समझ जाएगा। ड्रग्स में पेशेंट इन्वॉल्व होते हैं अगर, तो उसके साथ नसीहतों की कोशिश की जाती है। ऐसे कोई भी रिस्क जब पेशेंट लेते हैं तो नसीहतें बहुत ज़्यादा घर वाले उनको लगता है कि ये कोई हेल्प करेंगी, लेकिन उसमें देखने की ज़रूरत है कि क्या पीछे केमिकल्स तो इन्वॉल्व नहीं है, और वो एक पूरी जो है वो क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स हैं जिससे पता चल जाएगा कि पेशेंट के पीछे जो प्रॉब्लम के पीछे से केमिकल्स इन्वॉल्व हैं। जैसे पेशेंट की नींद भी डिस्टर्ब रहेगी, पेशेंट का मूड बहुत अनप्रडिक्टेबल रहेगा, पेशेंट की भूख भी डिस्टर्ब रहेगी, पेशेंट की बातचीत में भी ऐसा लगेगा कि एज सच कोई बहुत ही लॉजिकल बात नहीं है, वो बहुत ज़्यादा जज्बातियत में आके बातें करेगा, वो बहुत बड़े फैसले सुनाएगा, कई दफ़ा लोगों पर शक भी करेगा, अपनों की नीयतों पे शक करना शुरू कर देगा। तो बड़े क्लियर कट सिम्टम्स हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल इम्बैलेंस है। लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस के पेशेंट को समझा बुझा कर तो उसको ठीक कर सकते हैं और वो समझ आ जाएगी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। और ये अब तो बहुत ज़्यादा आम है कि लोग दवाई को प्रेफर नहीं उस तरह से करते, जहाँ ज़रूरत भी है मूड डिसऑर्डर्स में कि दवाई जो है वो दवाई पे लग जाएंगे या उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। और इस डर से कई दफ़ा जो पेशेंट होता है मूड डिसऑर्डर का या बाइपोलर का, वो बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा रिस्क्स में इन्वॉल्व हो जाता है, वो बाज़-औक़ात ड्रग्स में भी इन्वॉल्व हो सकता है, वो एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व होता है, वो गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, वो ओवर स्पेंडिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, वो इवन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो जाता है, और उसके पीछे जो चीज़ है वो कहीं एड्रेस नहीं होती है, जो होती है केमिकल इम्बैलेंस, यानी बाइपोलर डिसऑर्डर में। अब आपने 2-3 काफ़ी अहम बातों का जिक्र किया, जैसे आपने अभी एक्स्ट्रा मैरिटल प्रॉब्लम्स या इनफिडिलिटी के हवाले से बात की, आपने गैम्बलिंग के हवाले से बात की। इसका मतलब तो ये है कि मूड और मिजाज की ख़राबी में रिस्क लेने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, और ये आम रिस्क से बहुत बढ़ के होता है। गो के उसके लिए कोई अलहदा से डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं है, लेकिन ये आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के रिस्क से बहुत मुख्तलिफ रिस्क होता है जी। और इसमें कोई सोचा समझा प्लान नहीं होता, इसमें कोई सोच विचार नहीं होती, इसमें कोई सलाह मशवरा नहीं होता, बल्कि अचानक ही कोई ख्याल दिमाग में आ जाता है, कोई लहर जिसके नतीजे में कोई काम शुरू हो जाता है, और अभी कुछ अरसा ही गुजरता है कि उस काम को छोड़ के कोई नया काम उसी अंदाज में उसकी जगह लेने के लिए आ जाता है, और पिछला काम पस मंज़र में चला जाता है। तो रिस्क टेकिंग के साथ साथ और भी तो अहम मामलात हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये फ़ैसले दरअसल मूड और मिजाज की ख़राबियों से पैदा हो रहे हैं, जैसे पै दर पै नेगेटिव रिज़ल्ट्स का आना जी। बीमारियों की एक निशानी या जिन इलामात या सिम्टम्स कहा जाता है, वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी तो होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे तो ये समझने का मौका मिलता है कि अगर हमारे प्यारे में या हमारी अपनी तबीयत में ऐसे मसाइल हों तो हम कभी रिज़ल्ट से भी जज कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर नतीजा अच्छा नहीं निकल रहा तो फिर इस बारे में गौर व फिक्र और किसी से सलाह मशवरा, किसी साइकियाट्रिस्ट, किसी साइकोलॉजिस्ट से बातचीत या इंटरनेट की मदद से इस मसले के बारे में जानने का एक मामला भी है। लेकिन ये तो तय है कि बाइपोलर डिसऑर्डर या मूड और मिजाज की ख़राबी का जो रिस्क है, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी, आम ज़िंदगी के रिस्क से बहुत मुख्तलिफ है, बहुत शदीद है, बहुत अचानक है। और जिस तरह ये तेज़ी से इसके नतीजे में कोई काम होता है, उसी तरह तेज़ी से वो काम कहीं एक दिन पीछे भी रह जाता है और कोई नया काम उसकी जगह लेने के लिए आ जाता है। और जैसे आपने फरमाया कि
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज ब्रेन केमिकल्स पेशेंट से बात नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे मौके पर तो मरीज़ से बात करने का नतीजा शायद किसी झगड़े की सूरत में भी निकलता होगा। जी, और ज़्यादातर घर वाले उस वक्त जो है वो एक्टिव होते हैं कि जब कोई बात कोई ताज़ा हुई होती है, कोई वाक़या ऐसा, जैसे पेशेंट अगर कोई शदीद गुस्से के मूड में है, या अगर हम मूड डिसऑर्डर की बात करें, मेनिया के एपिसोड में है, या हाइपोमेनिया, जो कि हम ये टर्म्स अक्सर अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस कर भी चुके हैं, अगर ऐसी किसी एपिसोड में, या डिप्रेशन में है, सिवियर डिप्रेशन में है, तो बाज़ औक़ात घर वाले कहते हैं कि ये अच्छा मौका है कि चलो अभी बात ताज़ा है तो इससे बात कर ली जाए, जबकि साइंटिफिकली अगर हम देखें तो ये वो मौके नहीं होते कि जिन पर इस मौजू पर, इन मौज़ूआत पर बात की जाए। लेकिन घर वाले बात करना चाहते हैं, पेशेंट अवॉइड करना चाहता है, पेशेंट कहता है मेरे से अभी बात ना करें, घर वाले इस चीज़ से थोड़ा और चिढ़ते हैं, वो उसको थोड़ा गलती ये करते हैं, वो और प्रोवोक करते हैं कि नहीं अभी बात चाहिए, अभी बात करनी है, और बाज़ औक़ात जज्बाती भी हो जाते हैं, दोनों जानिब से, पेशेंट भी हो जाता है, फैमिली भी हो जाती है, जिससे कुछ और ऐसे पेशेंट के हाथों कुछ और ऐसे फ़ैसले ले लिए जाते हैं, या कुछ और ऐसे एक्शंस में वो चला जाता है कि जिसकी वजह से और नुकसान हो जाता है। और जो घर वालों की जो आप समझें कि जो से है, जो उनकी बात की जो वर्थ है, वो भी इतनी नहीं रहती कि जब हम पेशेंट से उस वक्त बात कर रहे होते हैं जब वो इस कंडीशन में नहीं होता कि वो सुने, या वो रिसेप्टिव ही नहीं है। और ज़्यादातर पेशेंट्स रिसेप्टिव इसलिए नहीं होते क्योंकि मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, और जहाँ पर हम उनसे बातचीत करना चाह रहे होते हैं तो मेडिकेशन नहीं मिली होती है, या वो किसी एक स्पेसिफिक फेज़ ऑफ मूड डिसऑर्डर में है, यानी डिप्रेशन में है या मेनिया में है, तो उस वक्त जो है वो ये उम्मीद रखना कि पेशेंट बात करेगा या बैठकर टेबल टॉक पे रजामंद होगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता, और उसकी वजह से और लड़ाई झगड़े होते हैं, और इससे घर वालों का भी मोराल जो है वो डाउन होता है कि इससे बात नहीं कर सकते, तो बात करने का फ़ायदा ही कोई नहीं, क्योंकि जब भी बात करते हैं तो ये लड़ाई करते हैं। तो इससे अपनी भी कुछ सेल्फ इस्टीम हर्ट होती है कि हम कुछ किसी काबिल नहीं है इससे बात करने के, और पेशेंट के सामने भी जो फैमिली का इमेज बनता है वो कोई इतना अच्छा नहीं बनता, वो यही समझता है कि ये हर वक्त बस पीछे पड़े रहते हैं और ये बस बोलते ही रहते हैं हर वक्त, इस तरह के। तो ऐसे जो आप समझे कि एपिसोड्स होते हैं मूड डिसऑर्डर के पेशेंट पे, उसमें बात करने से तो वाकई कोई फ़ायदा नहीं होगा, पहले जो सिम्टम्स हैं उसको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। सामने इससे तो ये जानने का मौका भी मिलता है कि मूड डिसऑर्डर में फैमिली या लव्ड वंस की इर्द गिर्द के लोग जो मरीज़ के मामले में केयर और कंसर्न रखते हैं और उसका कुछ ख्याल भी रखते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी दूसरी बीमारियों के मुकाबले में बढ़ जाती है, और वो अपने आप को दूसरी बीमारियों की तरह बरी ज़िम्मा उस तरह करार नहीं दे सकते। जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ हो तो उसके इलाज के हवाले से उसकी काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ उसके अपने कंधों पर, मरीज़ के अपने कंधों पर होती हैं जी। लेकिन मूड और मिजाज में अगर अकल और समझबूझ पर बुरा असर पड़ता है तो फिर जैसे आपने बताया घर वालों का बात करना, उनका प्रोवोक ना करना, उनका इश्तियाल ना दिलाना, उनका अपने आप को मैनेज करना, तो क्या ये बीमार रवैये ऐसे भी हैं जिसमें जो केयर टेकर्स हैं या जो तीमारदार हैं उनकी ज़िम्मेदारी दूसरे बीमारियों के मुकाबले में ज़रा बड़ी हुई होती है? बिल्कुल, इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा इसलिए भी फैमिली के रोल बढ़ जाता है क्योंकि पेशेंट को उस तरह से अपनी तकलीफ़ नज़र नहीं आ रही होती। अगर हम बाकी बीमारियों की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं पेशेंट भी सफ़र कर रहा होता है और वो भी कहीं ना कहीं चाह रहा होता है कि वो सफ़रिंग से निकले। लेकिन अगर हम बात करें साइकेट्रिक इलनेसेस की तो उसमें पेशेंट उतनी अच्छे से जज नहीं कर सकता, ख़ासतौर पर शुरू के अरसे में जब बीमारी का ज़्यादा उस पर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है या जब वो इलाज में नहीं होता है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, तो उसमें उसकी अभी इंसाइट इतनी अच्छी नहीं होती कि वो अपनी पेन को पहचान सके। देखने वाले ज़रूर हर्ट होते हैं, अपसेट होते हैं, लेकिन पेशेंट उस तरह से नहीं जान पाता कि वो इस वक्त किसी मेनिया की एपिसोड में है, वो इस वक्त बहुत हाइपर होता है या उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जो गुस्से की जो शक्ल होती है वो आमतौर पर जिसको गुस्सा आ रहा होता है तो उसको तो बहुत, वो तो कहीं ना कहीं एक एनर्जेटिक फील करता है कि उसको गुस्सा आया हुआ है, तो एज सच वो पेन नहीं नज़र आ रही होती है उस वक्त उस शख्स की। तो साइकेट्रिक इलनेसेस के पेशेंट्स की जो फैमिलीज़ हैं उनको ख़ास तौर पर जो है वो उनका रोल बहुत ज़्यादा अहम होता है बाकी बीमारियों से अगर हम कंपेयर करें तो उसके मुकाबले में। दूसरी चीज़ ये कि
इस बीमारी में पेशेंट की क्योंकि इंसाइट नहीं होती है, तो हम अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे पेशेंट जब खुद उसको तकलीफ़ होगी तो फिर वो आगे बढ़कर अपने आप को ठीक करेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर ये बात भी ज़रूरी है कि जो फैमिलीज़ होती हैं उनको अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यानी फैमिलीज़ बिल्कुल छोड़ देती हैं, खाना पीना छोड़ देती हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखना छोड़ देती हैं, अपने जज्बात का ख्याल नहीं रखते हैं और पेशेंट के जज्बात के मुताबिक चल रहे होते हैं। पेशेंट के मूड मिजाज जैसे उसमें उतार चढ़ाव आ रहा होता है, वैसे फैमिली के भी मूड मिजाज में उतार चढ़ाव आ रहा होता है, और वो शायद कहीं ना कहीं अपना कुछ फ़र्ज़ भी समझ लेते हैं कि शायद हमें भी साथ ही सफ़र करना है, और क्योंकि पेशेंट सफ़र कर रहा है, हमारा अपना लव्ड वन सफ़र कर रहा है, तो हमें भी साथ में ही सफ़र करना है, हम इसके इतने करीब जो हैं। लेकिन अगर फैमिली थकी हुई है, वो थक चुकी है, वो अपने जज्बात को अपने काबू में नहीं रख सकती, तो फिर पेशेंट से ये उम्मीद लगाना थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी कि हम पेशेंट को अगर कहें कि वो अपना मूड मिजाज बिल्कुल ठीक रखे, और जबकि हमारा मूड हमारे ही अपने हाथ में ना हो। तो फैमिली को बहुत ज़्यादा अपने आप को इक्विप करना पड़ता है जब एक मूड डिसऑर्डर के पेशेंट के साथ डील करें। तो रिस्क टेकिंग का ये जो एलिमेंट है पेशेंट्स के साथ, पेशेंट की ज़िंदगी में जब आता है, जब वो बार बार रिस्क आगे पीछे लेते रहते हैं, और फिर फेलियर्स भी यूजुअली आते हैं, क्योंकि रिस्क तो सभी लेते हैं, लेकिन मूड डिसऑर्डर में जो पेशेंट्स रिस्क लेते हैं उनके ज़्यादातर नतीजे जो है वो कोई इतने अच्छे नहीं निकलते, और वो बाज़-औक़ात अपनी गलतियों से इतनी जल्दी सीखते भी नहीं हैं। तो उसकी वजह से जो फैमिलीज़ सफ़र करती हैं कि ये इसने फिर कुछ कर दिया है, या ये इसने फिर से पैसे कहीं जो है वो डुबो दिए हैं, या इसने फिर कोई ऐसा मेजर कोई फ़ैसला कर लिया है जिससे नुकसान हुआ है, तो उसकी वजह से जो फैमिली सफ़र करती है वो भी बहुत बड़ी सफरिंग होती है। लेकिन अपने मूड मिजाज को कई दफ़ा वो ख़राब कर लेते हैं जब पेशेंट की कोई इस तरह के कोई वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। उनको लगता है कि वो, ये भी देखा गया है कि फैमिलीज़ जो है वो अपने लिए भी कुछ ऐसे फ़ैसले करती हैं कि जैसे ख़ुद से ही कोई नींद की गोलियां लेना कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, तो वो भी कुछ फैमिली भी कुछ इस तरह के फ़ैसले जब करती है, तो फिर तो ये उम्मीद नहीं रख सकते फिर पेशेंट को कौन रेस्क्यू करेगा अगर फैमिली ही खुद प्रॉब्लम में है। फैमिली कैसे पेशेंट से इंटरेक्ट करे जिससे ख़राबी में इजाफ़ा होने की बजाय, या झगड़े में इजाफ़ा होने की बजाय, या डीमोटिवेशन में इजाफ़ा होने की बजाय कोई नताइज बेहतर हों, इस मौजू पर बात कर रहे थे। और ये बात काफ़ी तफसीली होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह आइंदा के प्रोग्राम्स में हम सामना इन मौज़ूआत पर भी बात करते हैं। अभी महदूद वक्त में हमारे पास इनबॉक्स में कुछ लोगों की तरफ से सवालात आए हैं, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। ये सवालात मूड से रिलेटेड हैं, क्योंकि रिस्क टेकिंग बिहेवियर से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये चूँकि सारी चीज़ें एक ही मसले का, मूड की ख़राबी का शाखसाना है, तो इन पर बात करते हैं। अब्दुल बासित साहब ने सवाल पूछा है कि अकेलापन, अकेले रहना और लोगों के साथ ना मिलने की क्या वजूहात हो सकती हैं? ये जो अकेला रहना है इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। अब फर्दर तो कंप्लीट असेसमेंट से ही बता सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन में भी पेशेंट्स जो है वो ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं और उनका दिल भी नहीं चाहता और वो अकेले रहना पसंद करते हैं। अगर हम बात करें एंजाइटी डिसऑर्डर्स की, तो समटाइम्स एंजाइटी डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट्स होते हैं वो भी ख़ास तौर पर जिनको सोशल एंजाइटी होती है, यानी जिनको लोगों से मिलने जुलने में झिझक महसूस होती है, या उनको एक खौफ होता है कि एक जजमेंट का एक खौफ होता है कि लोग क्या सोचेंगे, या पता नहीं मैं कोई गलती ना कर लूँ, या मैं ठीक से बातचीत ना कर पाऊँ, तो ये एक झिझक सी जब होती है सोशल एंजाइटी में, तो उस वजह से भी कई दफ़ा ऐसे अफराद जो है वो लोगों से मिलना जुलना नहीं पसंद करते और वो अवॉइड करते हैं सोशल गैदरिंग्स को या किसी से मिलने जुलने को। तो एक तो ये रीज़न हो सकती है। फिर बाज़-औक़ात कुछ पर्सनालिटीज़ भी ऐसी होती हैं, जैसे इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं कि जिनको ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना पसंद नहीं है, वो अलग थलग रहना पसंद ज़्यादा करते हैं। फिर इसके अलावा साइकेट्रिक इलनेसेस जो कि थॉट डिसऑर्डर्स होते हैं, वो साइकेट्रिक इलनेसेस जो कि थॉट से रिलेटेड होती हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया या स्किज़ोअफेक्टिव हो गया, तो उसमें भी जो है वो पेशेंट्स जो है वो अलग रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बातचीत भी ज़्यादा किसी से नहीं करते। तो थॉट डिसऑर्डर में भी ये बहुत कॉमन है।
इसके अलावा ड्रग एडिक्शन में भी ये बहुत आम देखा गया है कि लोग अलग थलग हो जाते हैं और अपने कमरे में रहना, लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते। तो ये कोई 5-6 जो है वो रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन कंप्लीट असेसमेंट तो वो पेशेंट की अपने उसके केस को स्टडी करके ही बता सकते हैं। लेकिन जो ये अकेले रहना, अलग थलग रहना और लोगों से मिलना ना, उनको कतराना, तो उसकी ये रीज़न्स कुछ हैं कि या तो मूड डिसऑर्डर है, यानी जैसे डिप्रेशन है, या फिर एंजाइटी का प्रॉब्लम है कि सोशल एंजाइटी होती है, वो लोगों से नहीं मिलते, या ड्रग एडिक्शन का मसला है, या फिर थॉट डिसऑर्डर है, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया में पेशेंट्स आइसोलेटेड रहते हैं, ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं। तो थॉट, मूड, ड्रग या एंजाइटी, इन में से ही कोई रीज़न हो सकती है कि जिसमें कोई पेशेंट को बहुत सिग्निफिकेंटली नज़र आ रहा है कि वो नहीं मिल रहा, यानी सब नोटिस करते हैं कि वो लोगों से मिलता जुलता नहीं है और उसके अलग थलग रहने की वजह से उसकी लाइफ भी डिसफंक्शनल हो रही है। तो वैसे तो कोई हर्ज नहीं है अगर कोई अलग थलग रह रहा है और बाकी लाइफ भी बिल्कुल सेट है, लेकिन हर्ज तब होगा जब पेशेंट की लाइफ भी डिसफंक्शनल हो रही है, उसके कामकाज भी रुके हुए हैं, बाकी लोगों की भी लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं उसके अलग रहने से या उसके ना मिलने से। तो फिर हम बता सकते हैं कि ये कोई डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर चीज़ तब होती है जब डिसफंक्शनैलिटी आ जाती है लाइफ में। तो बाकी फर्दर तो कंप्लीट असेसमेंट से ही बता सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल ज़रा दिलचस्प सा मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि आमतौर पर ये देखा गया है कि ऐसे मौके पर मरीज़ से ही लोग मशवरा करने लगते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या आपको एंग्जाइटी होती है। जी, मसला ये भी होता है कि कई दफ़ा हमें अपनी इनर कैफियत, जज्बाती कैफियत, नफ्सियाती कैफियत का इतना अच्छा इदराक नहीं होता जैसे दूसरे लोगों को देखने से आसानी से नज़र आ जाता है। ऐसा बाकी बीमारियों में भी होता है कि मरीज़ से मशवरा नहीं किया जाता, जैसे दिल के किसी मरीज़ से ये पूछने की बजाय कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, ये ज़्यादा प्रैक्टिस है कि उसका टेस्ट करवा लिया जाए या उसके डॉक्टर से पूछ लिया जाए या उसकी कोई एंजियोग्राफी हो जाए। तो ये भी एक मुश्किल को बढ़ा देने वाला मामला है कि ऐसे मौके पर हम अपनी सादगी में मरीज़ से ही मशवरा करने लगते हैं। तो क्या मरीज़ बेचारा इस काबिल होता है कि वो अपनी सारी कैफियत को समझता है? क्योंकि इसका मतलब तो ये है कि हम उसकी बीमारी को बीमारी नहीं समझते या उसके मर्ज़ को मर्ज़ ही नहीं समझते। तो क्या मरीज़ से इस मौके पर मशवरा होना या सलाह होना बनती? सलाह मशवरा काफ़ी लिया जाता है पेशेंट से और उसी से इंफॉर्मेशन दी जाती है, और कई दफ़ा पेशेंट की भी यही उम्मीद होती है कि बस मेरे से ही सवाल जवाब करके तो डायग्नोसिस बस मेरे से पूछ के ही बनाया जाए, और अगर पेशेंट कह रहा है कि कोई मसला नहीं है तो उसका मतलब है कि वो ठीक है। लेकिन फैमिली की असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। फैमिली की तरफ से जो असेसमेंट हम लेते हैं, फैमिली से जो सवाल जवाब करते हैं और जो प्रोफेशनल की अपनी असेसमेंट है वो मैटर करती है, और पेशेंट की जो तरफ से जो राय होती है कि जैसे अगर हम इसी की मिसाल लें, इसी केस की कि अकेला रहना या किसी से ना मिलना जुलना, तो ये हो सकता है कि फैमिली को तो नज़र आ रहा हो लेकिन पेशेंट को हो सकता है कि ना नज़र आ रहा हो और उसको लग रहा हो कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी नेचर ही ऐसी है और मैं ठीक हूँ, लेकिन फैमिली को अगर नज़र आ रहा है तो ये भी एक डिसऑर्डर की ही निशानी है कि जब कोई नोटिस करना शुरू हो जाए, आसपास के लोग नोटिस करना शुरू हो जाएं कि ये नॉर्मल से या यूजुअल से थोड़ा ज़्यादा कोई अकेला रह रहा है या परेशान रह रहा है या उसको एंजाइटी होती है या उसको झिझक होती है बात करने में या लोगों से मिलने में। तो लेकिन पेशेंट की मुकम्मल तौर पर पेशेंट की राय पर इन्हिसार करना कि अगर वो कह रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है तो इसका मतलब है ठीक है, अगर वो कह रहा है कि इलाज की ज़रूरत है तो फिर ठीक है इलाज करवा लेते हैं, और नहीं कह रहा तो फिर नहीं ज़रूरत। तो साइकेट्रिक इलनेसेस में इस तरह की राय जो पेशेंट की होती है उस पर बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं किया जा रहा होता, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो पेशेंट अगर हमें कहीं और तकलीफ़ हो जिस्म में तो हमारा ब्रेन हमें बता देता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन जब ब्रेन ही अफेक्टेड है तो फिर हम पेशेंट के ब्रेन पर रिलाई नहीं कर सकते कि वो अपनी अच्छी प्रॉपर असेसमेंट के बाद हमें बताए। हाँ, ये ज़रूर है कि बाज़-औक़ात पेशेंट जब रिसेप्टिव हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, तो फिर वो अपने मूड मिजाज के बारे में ज़रूर शेयर कर सकते हैं, लेकिन जब पेशेंट के केमिकल्स में इम्बैलेंस आया होता है तो उस वक्त शायद वो इतने अच्छे से आइडेंटिफाई ना कर सकें अपने अंदर के जज्बाती मसाइल को। यानी हमें भी मरीज़ की बीमारी को अंडरस्टैंड करके उसके साथ मामला करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन या बातचीत की हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन इलाज
के हवाले से की डिसीजंस उसकी कही हुई बात पर करना जी, ये फ़ायदेमंद भी नहीं होगा और इससे नताइज भी अच्छे नहीं मिलेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आयशा साहबा पूछती हैं कि मूड स्विंग्स को कैसे ठीक किया जाए। मूड स्विंग्स को सबसे पहले तो देखने की ज़रूरत है कि क्या ये नॉर्मल मूड स्विंग्स हैं जो कि कभी कभार किसी को होते हैं, या फिर ये वो मूड स्विंग्स हैं जो कि किसी डिसऑर्डर की वजह से हो रहे हैं। पहले तो उसको देखने की ज़रूरत है। लेकिन जो अगर नॉर्मल मूड स्विंग्स की बात करें कि मूड ख़राब हो जाता है जल्दी, और कभी सुबह ठीक था कभी शाम को फिर ख़राब हो गया, इस तरह के हालात है, तो जो टिप है, बेसिक टिप है, वो ये कि एक तो हमें स्केड्यूल के मुताबिक चलना ज़रूरी है। बहुत से लोग जो मूड पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वो जैसे ही मूड ख़राब होता है तो वो जो भी उनका स्केड्यूल आगे का होता है वो उसको भी जो है वो क्विट कर देते हैं और कहते हैं कि अब बाकी मैं कल करूँगा। तो स्केड्यूल अपने आप को जो है वो इतना कमांड देने में हमें इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि हम खुद को जो है वो अपने मूड मिजाज को अपने हाथ में रख के, तो जो रोज़मर्रा की रूटीन है एक तो उस पर जो है वो हमें फोकस करना चाहिए। फिर ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या नींद पूरी हो रही है। जिन लोगों को मूड स्विंग्स होते हैं तो वो ज़रा पीछे थोड़ा पिछले 2-3 हफ्ते की देख लें कि उनकी नींद कैसी है, पैटर्न कैसा है, क्या वो प्रॉपर नींद ले रहे हैं और रात की नींद ले रहे हैं, और अगर नहीं ले रहे तो अपनी नींद को बेहतर अगर कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक मूड के प्रॉब्लम बेहतर हो सकते हैं। कोई एक्सरसाइज की रूटीन देखने की ज़रूरत होती है। डाइट को देखने की ज़रूरत है कि क्या डाइट जो है वो क्या ऐसी है, स्टिमुलेटिंग है। जैसे कैफ़ीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, चाय कॉफ़ी की वजह से भी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा लोग एक्सपीरियंस करते हैं, या सिगरेट का इस्तेमाल की वजह से भी मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसको देखने की भी ज़रूरत है। फिर थॉट्स को भी देखने की ज़रूरत है कि किस तरह की सोचें सुबह शाम हम अपने आप को देते हैं, और हम इंसान को इतना खूबसूरत जो ब्रेन दिया है तो वो कोई इतना बेबस नहीं है कि हम अपने खुद के अंदर जो है जो भी सोचने लाएँ तो उसको रोक नहीं सकते। यानी आम इंसान की अगर हम बात करें तो वो अपने माइंड में जो है वो अपनी जो थॉट्स हैं वो ख़ुद से इंस्टॉल कर सकता है। जैसे हम अपने मोबाइल में डिफरेंट चीज़ें इंस्टॉल करते हैं, तो हम अपने ब्रेन में भी बहुत सी चीज़ें, अपने माइंड में भी बहुत सी चीज़ें, ऐसी थॉट्स बाकायदा इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसको भी थोड़ा देखने की ज़रूरत होगी। और ओवरऑल अपने आराम के ख्याल रखने को भी देखने की ज़रूरत है कि ओवरऑल अगर हमारी हेल्थ बेहतर है तो मूड स्विंग्स, यानी जैसे कोई और बीमारी नहीं है, जैसे कोई फ्लू नहीं रहता, या जैसे कोई बुखार नहीं है, या कोई ब्लड प्रेशर या इस तरह के कोई इश्यूज़ नहीं है, या स्टमक इश्यूज़ नहीं है किसी को, तो ये कुछ 5-6 चीज़ें अगर कोई ओवरऑल देखता रहे अपनी, तो मूड स्विंग्स में को हम ठीक कर सकते हैं। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ कि जिनको मूड मिजाज के बाकायदा प्रॉब्लम नहीं है, यानी डिसऑर्डर नहीं है। तो ये मूड स्विंग्स के हवाले से राइट जी। यानी मूड और मिजाज के हर वेरिएशन को मूड स्विंग्स नहीं कहना चाहिए जी, और साथ में ये भी कि सेहतमंद ज़िंदगी का ये मतलब नहीं है कि कभी मूड में कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा। बिल्कुल। या बीमार ना होने का मतलब परफेक्शन नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अगर बुखार ना हो तो कई दफ़ा दूसरी वजूहात से भी शॉर्ट टर्म हेडेक का सामना जैसे हम करते हैं, तो इसी तरह हमारा मूड भी कभी फॉर बेटर और फॉर वर्स एक स्विंग ले लेता है। तो हर मूड स्विंग को बीमारी ना समझा जाए, बल्कि बहुत सारी चीज़ों के नतीजे में किसी फैसले तक पहुंचा जा सकता है कि क्या कोई रवैया बीमार है, कोई स्टेट बीमार है, और फिर उसके मामले में कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाए। बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ पूछते हैं। असमत साहब पूछते हैं कि मूड के मसले को क्या सिर्फ दवा के साथ ठीक किया जा सकता है या फिर इसके अलावा भी कोई इलाज है? कॉम्बिनेशन है। मूड डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें, मूड डिसऑर्डर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन हो गई, तो इसमें रोल जो मेडिकेशन का है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 51% रोल जो है वो मेडिकेशन का है। और क्योंकि ये केमिकल प्रॉब्लम्स होती हैं मूड डिसऑर्डर्स की, तो केमिकल्स को ठीक करने के लिए तो मेडिकेशन की ज़रूरत होगी। तो दवाई का रोल ये है कि पेशेंट के केमिकल्स को स्टेबल रखना, और जब केमिकल स्टेबल हो जाएंगे तो फिर जो बाकी जो 49% रोल है वो लाइफस्टाइल और पेशेंट की स्किल्स जो है वो करेंगी। जैसे कि लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लेके आना, और डिसिप्लिन करने के लिए अपने आप को मुख्तलिफ स्किल्स की ज़रूरत होती है, तो वो सीखना, फिर डाइट में कुछ रद्द-बदल करना, फिर अपनी स्लीपिंग पैटर्न्स को ठीक करना, फिर कोई एक्सरसाइज की रूटीन शामिल करना,
फिर कुछ सोशल रिलेशनशिप्स को बेहतर करना और सोशल एक्टिविटीज़ को बेहतर करना, फिर ओवरऑल लाइफ में कुछ बैलेंस लेके आना, और उसके लिए भी कुछ पैराडाइम्स पर काम करने की ज़रूरत होती है, यानी बिलीफ सिस्टम पे कि बैलेंस का क्या मतलब है, और ज़िंदगी के हर पहलू में बैलेंस लेके आने की ज़रूरत होती है। फिर कुछ प्रोडक्टिविटी का एलिमेंट लाइफ में डालना, यानी कोई गोल सेटिंग है, गोल अचीव करना, और फिर वो ऑब्वियसली वो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो कम्बिनेशन है इस पूरा। अगर हम मूड डिसऑर्डर्स की बात करें, काउंसलिंग की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है मूड डिसऑर्डर्स को बेहतर करने के लिए। तो कोई एक ऐसा सच कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है कि जो कि बस कोई एक ही चीज़ है और बस उसको फॉलो करे और हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसमें हमें डिफरेंट एंगल से हेल्प लेने की ज़रूरत होती है। जहाँ मेडिसिन की ज़रूरत है वहाँ उसकी, जहाँ काउंसलिंग की है वहाँ उसकी, जहाँ कोई वेट मैनेजमेंट की ज़रूरत है तो वहाँ उसकी, जहाँ स्लीपिंग इश्यूज़ हैं तो वहाँ उसकी। तो डिफरेंट एंगल से हमें देख के, तो हम अक्सर ये बात भी करते हैं कि ये एक होलिस्टिक अप्रोच होती है मूड डिसऑर्डर्स को मैनेज करने की। कोई एक फार्मूला नहीं लग सकता, वो जिसे कहते हैं ना वन साइज़ फिट्स ऑल। ये कोई ऐसा ट्रीटमेंट्स में इस तरह से कोई फार्मूलाज नहीं हम अप्लाई कर सकते, क्योंकि केस टू केस कई दफ़ा वेरिएशंस भी देखी गई हैं। यानी मूड और मिजाज के मामले को सिर्फ मूड के लेंस से या कॉन्टेक्स्ट में ना देखा जाए, बल्कि बाकी मामलात पर भी तवज्जो दी जाए, क्योंकि हम इंसानों के मूड पर बहुत सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। और कई दफ़ा सिंपल नज़र आने वाली चीज़ें जैसे नींद का ख्याल ना रखना या लेट सोना और फिर सोते रहना, जैसे संडेज़ को अपनी नींद की कमी को पूरा करना, सैटरडेज़ को और आम दिनों में तवज्जो ना देना और किसी रूटीन में अपनी ज़िंदगी को ना गुजारना। तो इन सब चीज़ों से चूँकि मूड ख़राब होता है, तो मूड को बेहतर करने के लिए या उसको दोबारा अच्छे पैराए में लाने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए इन सब चीज़ों को भी एड्रेस करने की ज़रूरत होगी। यह आपने बहुत अच्छा नुक्ता बताया, क्योंकि आमतौर पर लोगों की और हम सब की ये ख्वाहिश होती है कि अगर हमें कुछ कामों के करने का मौका हो तो उनमें से जो काम हमें पसंद है वो हम कर लें। जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ों में हम देखते हैं कि उनके इलाज के कंपोनेंट्स तो 3-4 होते हैं, लेकिन किसी मरीज़ का रुझान इस तरफ होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करके अपनी शुगर को हैंडल कर लिया जाए। बिल्कुल। किसी का तकिया सिर्फ दवाई पर होता है, किसी की डिपेंडेंसी सिर्फ खाने के मामलात पर होती है और वो उसे इस हद तक ले जाना चाहते हैं कि वो न्यूट्रिशनिस्ट से ज़रूरत से ज़्यादा मदद हासिल करते हैं और मेडिकेशन को नहीं उस तरह से, और मेडिकेशन को उस तरह से नहीं देखते एट द कॉस्ट ऑफ अदर फैक्टर्स। तो इसका मतलब ये है कि मूड को बेहतर करने के लिए ये एक ऐसी कोई सेंट्रल सी चीज़ है जिसके साथ और बहुत सी ब्रांचेस और शाखें जुड़ी हुई हैं और उनको एड्रेस करना भी ज़रूरी है। सामने हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और वक्त की कमी की वजह से हम डिस्कशन को इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में लेकर जाएंगे, और इसके साथ ही हम अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे दोबारा 5 से 6 बजे के दरमियान हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिए।